मध्य प्रदेश की सियासत में अहम माने जाने वाली रीवा लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। एक तरफ जहां ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सीट पर कभी कांग्रेस का भी कब्जा रहा। लेकिन 2024 में जनता किस पार्टी को चुनेगी और उनके मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। व्हाइट टाइगर्स के लिए पूरे देश में अपनी पहचान बनाए रखने वाले रीवा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की अहम सीटों में से एक है। ये लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों का वोट बैंक भी मौजूद है। इस लोकसभा सीट का गठन 1951 में ही किया गया था। तब से लेकर अब तक इस सीट पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। ये शायद पूरे प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जहां से निर्दलीय उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बारी बारी से सांसद चुने गए। पूरे प्रदेश में ऐसी कोई और सीट नहीं है जहां से इतनी पार्टियों के सांसद चुने गए हों। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट ने ही प्रदेश को पहला बसपा सांसद दिया था। इसके अलावा ये सीट 2 बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीती और संसद तक का सफर तय किया। यहाँ की जनता का मूड यहाँ की जनता ही समझ पाती है। फिलहाल कोई पार्टी रीवा लोकसभा सीट का गणित ठीक से नहीं समझ पाया। हालांकि 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके पहले यहाँ से बसपा पार्टी से सांसद रहे और इस बार भी यहाँ जीत के दावे बेशुमार किए जा रहे हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा पहली शर्त ही रहेगी और उसको उसी पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। दूसरा है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी एग्रीकल्चर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन भी 5-7 साल में उसको फोकस करके उसमें जोर लगा करके और 9 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित हो, ये मतलब इस पर हमारा फोकस रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 9 लाख एकड़ जिस दिन सिंचित ज़मीन हो जाएगी, उस दिन रीवा अपने आप 2 गुना 4 गुना ग्रो कर जाएगा। तो दूसरे चरण में शामिल रीवा सीट के लिए दावे और वादे का दौर जारी है। देखना होगा कि इस बार रीवा में किसकी हवा देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा करने से पहले आपको रीवा लोकसभा सीट के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। विंध्याचल की गोद में बसा है रीवा और मध्य प्रदेश की सियासत विंध्य के बिना अधूरी मानी जाती है। रीवा को विंध्य के सियासत का गढ़ कहा जाता है और 4 अप्रैल 1948 में नवगठित राज्य विंध्य का उद्घाटन हुआ। विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह बने थे। वहीं सीट पर सियासी गणित की बात करते हैं तो यहां पर समय समय पर सत्ता परिवर्तन होता आया है। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। 1952 से लेकर के 1967 तक यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा और 4 बार संसदीय सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1998 में बदला था सीट का चुनावी गणित और 1998 में बीजेपी के प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में। सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी के जनार्दन मिश्रा की यहां पर जीत हुई। बीजेपी को 57.54% वोट मिले। कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को यहां से उसका सामना करना पड़ा। कांग्रेस को 26.71% वोट मिले थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कैसे नेताओं की चिंता को बढ़ा रहा है। विंध्य अंचल की रीवा लोकसभा सीट का राजनीतिक मिजाज कुछ अलग है। यहां किसी भी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ये प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां बसपा 3 चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है और अब भी उसे इतने वोट मिलते हैं कि वहां किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। फिलहाल यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने यहां जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा। वहीं बीएसपी की ओर से नौजवान और नए चेहरे पर अपना भरोसा जताया गया। बसपा ने अभिषेक पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। अब
किस तरह से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है वो पार्टियों की मुसीबत बढ़ाती है, इसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है ब्रिजगोपाल जी आपका। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है जितेंद्र मिश्रा जी आपका। और प्रेरणा मिश्रा हमारी संवाददाता रीवा से जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, अगर रीवा की जनता का मूड समझने की कोशिश की जाए, जो कि बहुत नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने जाना कि यहां की जनता का मूड हर बार बदलता नजर आया, बीते 2 चुनावों को छोड़ दें तो क्या रहा है जनता का मूड? बिल्कुल, सबसे पहले कीर्ति मैं आपको बता देती हूँ, आपने 3 नाम लिए और ये कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। रीवा जिले की अगर हम बात करें मुख्य रूप से, यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत चलता है। आप ये बात गौर करिएगा कि यही कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ एक और ब्राह्मण प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ठीक उसी तरह का ब्राह्मण प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। नीलम मिश्रा यहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में। हालांकि किसने कितना काम किया जानेंगे, इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। और आपको क्या लगता है रीवा में किस तरह से काम हुआ है? देखिए, बेसिकली देखा जाए तो जो एक महात्मा गांधी ने एक कोट कहा था, व्यक्ति का विकास उसके आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक होना चाहिए। तो क्या आखिरी व्यक्ति के आखिरी गांव तक पहुंच गया है? क्या रोडें बेहतर हुई हैं? मैं बिल्डिंगों की बात नहीं करता, विकास एक सतत, वो बिल्डिंग बनना एक सतत विकास है, वो बनती रहेगी। किसी की सरकार है, कोई घर बनवाना अपना बंद नहीं करेगा। तो देखा जाए क्या गांव तक हॉस्पिटल पहुंचे, क्या वहां तक डॉक्टर पहुंच रहे हैं? ये बड़ी बात है। मैं आ रही हूँ आपके पास। आप बताइएगा, विकास हुआ है? नहीं विकास हुआ है। नहीं विकास हुआ। आपके क्या मुद्दे? आप तो बता रहे थे PIL भी दाखिल किया आपने। मैंने कई PIL की है, रीवा से जुड़ी हुई PIL है। वर्तमान में हमने NGT में माननीय न्यायालय में दायर भी बहुत सारे प्रकरण प्रदूषण को लेकर किए हैं। तो रीवा की सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ। रीवा के महज 5 किलोमीटर बाद आप सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए रीवा की क्या स्थिति है, रीवा का विकास क्या है। महज चंद्र रीवा शहर में जो ये प्रकाश आपको दिख रहा है, इसके पास चले जाइए, मनगमा है, त्योंथर है, सिरमौर, हनुमाना से चलते हुए व्यक्ति जब आता है तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त से घायल हो जाता है। ये क्या लग रहा है आपको? लोगों का ये कहना है कि अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बना दिया है, लेकिन वैकेंसियाँ लगातार नहीं दे पा रहे हैं, जिससे सुविधाओं की कमी हो रही है। हाँ, मान रहे सुविधाओं की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 100% कभी भी अगर आप आइडियल माने 100% तो वो संभव नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए यहाँ विकास आप 20-25 सालों पहले का आप रीवा देखिए, तहसील की तरह दिखता था। लेकिन अब आप रीवा की हालत देख लीजिए। अभी 3-4 महीनों पहले कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे देश के बड़े नेता हैं और उनका एक कद जो है राष्ट्रीय स्तर का उनका कद है, तो उन्होंने रीवा में आके, इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा में आके ये कहा था कि रीवा जिस तरह तेजी से प्रगति कर रहा है, मुझे तो लगता है कि कहीं इंदौर से आगे ना निकल जाए। तो आप देखिए कि ग्रोथ परसेंटेज, रीवा का जो ग्रोथ परसेंटेज कितनी तेजी से 20 सालों में इसने इतना तेजी से रीवा विकसित हुआ है कि आपको नहीं दिखेगा। लग रहा है रीवा विकसित हुआ है। रीवा विकसित तो जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं हुआ है। रीवा एक संभाग है, संभाग के हिसाब से जिस प्रकार होना चाहिए नहीं हुआ है। आपने विकास की बात किया है, विकास जनार्दन मिश्रे के बेटे का हुआ है, जो बोलते थे कि मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी काम लेके जाइए 70% कमीशन लेते हैं। आज मुद्दे की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट भाजपा राम मंदिर और गाय की बात करती है कि गाय हमारी माता है, फिर उसी इलेक्ट्रोबॉन्ड में जो गाय काटती है उससे चंदा लेती है भाजपा। ये एक अशोभनीय है। ये गलत है। आपने वो ध्रुव राठी का वीडियो देखे, उसमें उसने साफ साफ लिखा है कि बफेलो आप वो कंपनी है। ठीक है, और भी लोग हैं, आप बताइएगा। देखिए, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से सच को झूठ को सच करने की कोशिश करती है, ये लोगों का ध्यान भटकाने की बात करती है। मोदी जी ने कभी भी महंगाई पे बात नहीं किया है, कभी भी लोगों को रोजगार की बात नहीं किया। मोदी जी ने गुजरात से चले थे, पूरे देश में बोलते थे कि ये देश की चाबी मुझे। ठीक है प्रेरणा, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए हैं, युवा जो वहां पर मौजूद इनको लेकर के चर्चा करते हैं उसके बाद प्रेरणा एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। ब्रिजगोपाल लोया जी, आपने युवाओं को सुना होगा, मूलभूत सुविधाओं की बात कहते भी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से संभाग स्तर पर विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उसके बाद क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरह की हवा यहां पर बदलती रहती है, उसके बावजूद 2 साल बाद एक बार 2 अगर कार्यकालों की बात करते तो फिर से जीत का दावा आप किस तरह से भर पा रहे हैं? प्रेरणा जी, सबसे पहले तो मैं उन हमारे युवा साथियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्हें अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है।
और ये वो चिंता है कि वो सोचते हैं कि किस तरह से 65 सालों तक विकास उनके पास नहीं पहुंच पाया। हम कभी भी ये प्रेरणा जी कभी दावा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि हमने भारत को स्वर्ग बना दिया, विकास का काम कंप्लीट कर लिया, अब कोई कार्य शेष नहीं है। हम इस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। हम तो ये लगातार कहते ही हैं कि बहुत विकास की जरूरत है, समुचित और समेकित विकास की जरूरत है कि किस तरह विकास छोटी जगहों तक भी पहुंचना चाहिए। अब जहां तक रीवा के विकास की बात मैं आपको करता हूं, अब वो जो हमारे साथी नौजवान वहां खड़े हैं वो कह रहे थे कि जैसा एक संभाग का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। मैं उन मित्रों को बताना चाहता हूं कि मित्र, आपकी रीवा की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है, इसका मतलब रीवा ज्यादा विकसित है कि दिल्ली ज्यादा विकसित है? ये विकास का एक ऐसा चक्र है कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिल्ली पीछे छूट गया है, परंतु ये हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह इन मित्रों को मालूम है कि किस तरह रीवा के 4 लेन से रीवा की आर्थिक स्थिति बदली है, किस तरह सीमेंट उद्योग ने रीवा को बदला है, किस तरह वहां अमृत भारत रेलवे स्टेशन का ने पूरे रीवा का परिदृश्य को बदलने का काम किया है, किस तरह वहां एयरपोर्ट ने लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान की है। मैं तो अभी गया था उनके यहाँ यूनिवर्सिटी में, वहां रुका था, और आज केवल रीवा के बाहर से जब आप निकलेंगे तो आपको बहुत दूर कई किलोमीटर पहले से ये आभास हो जाएगा कि नहीं, निश्चित यहाँ इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आज वहां का चाहे मेडिकल की बात कर लें, चाहे सड़क के इंफ्रा की बात कर लें, हर तरह का विकास हुआ है। परंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित है विकास जब होता है तो उससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हैं। हाँ, हम ये बड़ी उम्मीदों को ही तो पूरा करने की बात कर रहे हैं कि 2047 तक जो विकसित, लेकिन यहाँ की जो जनता है उसका मूड कहीं ना कहीं हर बार बदलता रहता है। अगर 2 कार्यकाल में उनको उस तरह का नतीजा नहीं देखने को मिला होगा तो इस बार मूड बदल भी सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या मान रहे हैं, इस बार जनता का मूड बदल जाएगा और 13 से 14 जो सीटें जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है उसमें एक रीवा की सीट हो सकती है? निश्चित तौर पर आपने सुना, रीवा की नब्ज आपने टटोली। प्रेरणा जी ने रीवा में घूम करके सर्वे, आपके सामने सारी चीजें आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी उन चीजों पर लीपापोती करने का काम कर रही है। वो ये कह रही सीमेंट उद्योग, अरे 15-20 सालों में आपने कौन सा सीमेंट उद्योग वहां पर स्थापित कर दिया? रेलवे स्टेशन कांग्रेस की सरकारों में बनाए गए। आप कौन से विकास को रीवा तक पहुंचा दिया, मेरी समझ में नहीं आया। असल में जो रीवा की बात हो रही है, रीवा का मतदाता निश्चित तौर पर जागरूक मतदाता है। वो देश की नब्ज पर पकड़ रखता है तो प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक एक घोषणा को वो अपनी कसौटी पर कसता है, इसके बाद बात करता है। निश्चित तौर पर बहुत जागरूक मतदाता है, और करे भी क्यों ना। वो ये देख रहा है कि 100 दिन में महंगाई कम ना कर दूं तो चौराहे पर ले जाके सजा देना, ये बात भी उसने सुनी है। बहुत महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वही मतदाता चाहे रीवा का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, 1100 रुपए में सिलेंडर लेने को मजबूर है। 410 रुपए का सिलेंडर। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, रसोई गैस का, रसोई घर के सामान की बात करें, महंगाई कहाँ कम हुई है दिखाई नहीं पड़ता। सरकार के वादे कुछ होते, सरकार के दावे कुछ होते, लेकिन हकीकत पर जब देखेंगे तो जिस तरह से प्रेरणा जी ने अभी आपने देखा राय ली, इसी तरह की राय पूरे प्रदेश में निकल के आ रही। आज देखिए कितनी बड़ी बात की उस ग्रामीण ने कि गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और जो गौ मांस का व्यापार करते हैं उनसे आपने चंदा ले लिया। ये आपकी हकीकत है। चीन का आप विरोध करते हैं कि लाल आंखें डाल करके बात करना चाहिए, और चीन की सीमा में, भारत की सीमा में चीन घुस गया। आप कहते हैं ना कोई आया है ना गया है, और इसका खंडन आपकी इस पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी खड़े होकर करता है। तो मतलब आप आश्वस्त हैं कि ये जो तमाम मुद्दे हैं जनता के मन में, इन मुद्दों की बदौलत कहीं ना कहीं जनता इस बार बदलाव का विचार भी कर रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेरणा, अगर अभी हम जिस तरह से देख रहे थे इस सीट को लेकर के क्या सियासत रही और किस तरह से अगर हम देखें पास्ट में नतीजे निकल के सामने, मैं लौटूंगी आपके पास ब्रिज गोपाल लोहिया जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। लेकिन प्रेरणा, इस बार अगर हम जमीनी मजबूती को समझना चाहें, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कौन मजबूत नजर आ रहा है फिलहाल के लिए, और जमीनी पकड़ कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? कीर्ति, सबसे पहले तो आप ब्रिज गोपाल लोहिया जी से एक सवाल करिएगा, क्योंकि मैं जब यहाँ के युवाओं से बातचीत भी कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि रीवा की बिजली दिल्ली जा रही है। तो यही तो सवाल है कि रीवा की बिजली रीवा में क्यों नहीं रह रही है। लेकिन मैं और जिन युवाओं से मैं रिएक्शन नहीं लिया, मैं उनसे ले लेती हूँ। आप बताइएगा, रीवा को आप कैसे देख रहे हैं, विकास हुआ है कि नहीं?
देखिए, हम विद्यार्थी हैं और युवा हैं, हमको केवल शिक्षा और रोजगार से मतलब है, अन्य चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगारों का वादा किया था, अब मगर अगर रीवा में 2000 रोजगारों के लिए भी कुछ किया हो तो बता दें। 10 सालों से माननीय सांसद जी यहाँ के सांसद हैं और फिर से दावेदारी कर रहे हैं, मगर रोजगार की वो कहीं बात नहीं करते या ना ही किसी प्रकार का काम किया है। कहते हैं सड़कें बना दी गई हैं, सड़कें बना दी गई तो क्या हम उसमें डामर लपेटे क्या करें? हमको किस प्रकार से रोजगार मिलेगा? ठीक है, रोजगार किस प्रकार से मिलेगा? एक और युवा थे जिनसे मैंने अभी रिएक्शन नहीं लिया था, आप बताइएगा। देखिए, रोजगार लेने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, गांव में मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहा हूँ। हमारे गांव में कुछ युवा तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते करते अब हार मान गए क्योंकि सरकार एसआई की वैकेंसी नहीं निकाल रही है। मैं ये मान रहा हूँ कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाले, पर ये भी युवा भी माने कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करूं, फिर उसके हिसाब से रोजगार के लिए आगे बढ़ूं। ठीक है कीर्ति, आपने सुना कि युवाओं का क्या कहना है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, खुद भी ये मान रहे हैं। इसी के साथ रीवा में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। पूछिएगा इसी के साथ जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पर बना है, उसकी बिजली रीवा वासियों को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? उसका लाभ दिल्ली को क्यों मिल रहा है? बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोहिया जी, आपने प्रेरणा को सुना, जमीनी हकीकत को सुना है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सब चीजों को सुना है। मैं तो सब चीजें सुनते हैं, सुनना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गुणवत्ता होती है, सुनाना नहीं होती है। लेकिन काम भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता तो काम पर कहीं ना कहीं वोट देगी। निश्चित ये वही जनता है जिसने 2013 में किस तरह से त्रस्त होकर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास बताया था, और उसके बाद 2019 के चुनाव में किस तरह से उस विश्वास को फिर दोहराया था, और किस तरह 2024 में उस विश्वास को और बढ़ाने जा रहा है। चुनाव परिणाम भी आएंगे, अपन उस दिन भी चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल सच है, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कहा था शुरू में कि हम नहीं मानते हैं कि विकास का संपूर्ण काम खत्म हो चुका है। और एक बात और बताऊं, इस तरह की जो बातें हैं, ये जो समाज में तनाव पैदा और दरार पैदा करने की, कि आज रीवा का, कल लोग कहेंगे कि हम रीवा का सीमेंट क्यों लेंगे, रीवा की बिजली क्यों लेंगे, कल आपसे कोई कहेगा कि हमारे यहाँ का हम मोबाइल आपको क्यों बेचेंगे। ये दरअसल क्यों बेचने वाली बात नहीं हो रही थी, लेकिन जिस चीज का प्रोडक्शन अपने क्षेत्र में हो रहा है उसका फायदा अगर अपने ही क्षेत्र की जनता को ना मिले तो उसको लेकर के तो सवाल उठना लाजमी बनता है ना। बिल्कुल सवाल उठेगा तो उसका उत्तर भी तो सुनना पड़ेगा। हाँ, उसका उत्तर मैं बिल्कुल सुनूंगी। वहां कह रहा था कि रोजगार और शिक्षा युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मैं उस मित्र को भी कहना चाहता हूं, ये निश्चित आपको सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मगर मेरे मित्र इस बात को याद रखना कि जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जहां माफिया सक्रिय होंगे, वहां ये दोनों चीजों का अभाव हो जाएगा। मध्य प्रदेश आज माफिया मुक्त है। मध्य प्रदेश में आपको मालूम नहीं है मित्र, आपकी उतनी उम्र नहीं है कि मध्य प्रदेश अंधकार में डूबा प्रदेश था। आपको मालूम नहीं है मध्य प्रदेश में चलने के लिए सड़कें नहीं थी। ये बातें अपने आपको घर जाकर समझनी पड़ेंगी। मैंने आपको शुरुआत यहीं से की थी कि हमने स्वर्ग का दावा तो नहीं किया है, परंतु हम ये जरूर जानते हैं कि कांग्रेस के 65 वर्षों के कुशासन के बाद जनता को जो बेहतर से बेहतर और अधिकतम करने का प्रयत्न है वो हुआ है। परंतु निश्चित है कि हमने ये दावा कभी नहीं किया कि 100 के 100 लोग हमसे प्रसन्न हैं, 100 के 100 लोग हमसे खुश हैं, या ये भी नहीं है कि 100 ही लोग हमारी विचारधारा में, निश्चित विचारधाराओं का फर्क रहता है। लेकिन जब 100 लोगों को खुश करेंगे तभी तो 400 का जो नारा लेके चल रहे हैं वही तभी तो हासिल कर पाएंगे ना ब्रिज गोपाल लोहिया जी। जब 100 के 100 लोग खुश नहीं होंगे तो फिर आंकड़ा कैसे पार कर पाएंगे? जितेंद्र मिश्रा जी, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से दीजिएगा। देखिए, 400 पार का तो जुमला है। 200 पार की बात बंगाल में की थी, 70 पार की बात दिल्ली में की थी। हमने पूछा तो कहा ये तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जुमला फेंका जाता है। आज जब नोटबंदी की बात आती है तो आपने कहा था नोटबंदी क्रांतिकारी फैसला है, नोटबंदी फ्लॉप सिद्ध हुई। जीएसटी को आपने रात के 12 बजे सेलिब्रेशन किया, 100 से ऊपर उसमें संशोधन कर दिए। महंगाई पर काबू नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे। जो देश में 65 सालों की बात की, जो 65 सालों में नवरत्न खड़े किए थे, उनको बेचने का काम किया। सीमाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोकने में आप असमर्थ है। आप कैसे कह सकते हैं कि 400 पार चले जाएंगे? असल में है क्या कि कहीं सनातन की बात करना, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करना, इससे अगर वोट मिलते हैं तो विकास की तरफ क्यों ध्यान देंगे? ये इनको तो वोट इससे मिलते। इस चुनाव में चूंकि
2014 चला गया, 2019 चला गया, 24 में अब जनता हिसाब मांग रही है। बिल्कुल, 24 में जनता हिसाब देगी और अब हिसाब किसका बेहतर यहाँ पर जनता सेट करने वाली है वो 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।